हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखो आज हम शुरू करते हैं कार्बोनिल यौगिकों का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट वन में जो आपने पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में कार्बोनिल यौगिकों के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य परिचय, देन इसके बाद कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण और देन इसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधि। आज पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया देते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा भाई, आज के पार्ट सेकंड का पहला टॉपिक कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखिएगा भाई, वैसे तो जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड हैं मुख्य रूप से तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल यौगिकों की जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। परंतु नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अलावा भी कई अन्य प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया भी देते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक बार समराइज इनको कर लेते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन इसके बाद आएगी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरी इनकी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। एंड द फोर्थ अभिक्रिया है इनकी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। सिक्स्थ अभिक्रिया है इनकी केवल एल्डिहाइड द्वारा, केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। और सातवीं जो अभिक्रिया है वो है केवल कीटोनों द्वारा, केवल कीटोनों द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूं भाई आपको कि कार्बोनिल यौगिक, वैसे तो इनकी कार्बोनिल यौगिकों की जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। परंतु नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अलावा भी जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं ये अन्य प्रकार की अभिक्रिया भी देते हैं। जैसे पहले तो है आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया है इनकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड द फोर्थ रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद है फिफ्थ हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजिनेशन रिएक्शन। और ये है केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। और सातवीं अभिक्रिया है केवल कीटोनों द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं भाई। पहली जो इनकी रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसको पढ़ते हैं पहले अभिक्रिया भाई, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो इससे पहले थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का क्या मतलब है। देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि मान लो भाई आपके पास कोई अभिकर्मक है, आपके पास कोई अभिकर्मक है रिएक्टेंट, आपके पास कोई अभिकर्मक है रिएक्टेंट, इस पर अटैक करने वाला कौन होता है भाई, अभिकर्मक। अभिकर्मक इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है, रिएक्टेंट। देखो
हम किसका मतलब समझना चाह रहे हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो उसका थोड़ा सा मतलब हम समझना चाहते हैं। देखो आपके पास कोई क्या है भाई, अभिकारक है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, इस पर अटैक करने के लिए कौन आएगा, कोई रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक आक्रमण करने के लिए आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं उन योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो आपका अभिकर्मक होता है, जो आपका अभिकारक होता है, इस अभिकारक पर अभिकर्मक आक्रमण करता है और जुड़ जाता है। योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकारक पर अभिकर्मक आक्रमण करता है और जुड़ जाता है। योगात्मक अभिक्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई अणु बाहर नहीं निकलता है, केवल और केवल क्या होता है, अभिकारक पर अभिकर्मक का योग होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा भाई, जनरली वे ही क्रियाकारक या वे ही अभिकारक योगात्मक अभिक्रिया देते हैं जिनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, यानी कि योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक का एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो उत्पाद में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और यदि योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक के 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, 4 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उत्पाद में। ठीक है भाई। अब देखो ये आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकर्मक है। अब क्या होगा, जो ये अभिकर्मक है रिएक्टेंट, ये इस अभिकारक पर आक्रमण करेगा और क्या होगा, इस पर जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, योगात्मक यौगिक बना लेगा, योगात्मक यौगिक बना लेगा। अब देखिएगा कि जो योगात्मक अभिक्रिया है वो भी कई प्रकार की हो सकती हैं, कि जो आपका अभिकारक है, इस अभिकारक से इस अभिकर्मक का कौन सा भाग पहले जुड़ता है। कौन सा भाग पहले जुड़ने का क्या मतलब हुआ, इस अभिकारक में 2 भाग हो सकते हैं। अगर अभिकर्मक कैसा हुआ, ध्रुवीय अभिकर्मक हुआ, ध्रुवीय अभिकर्मक, तो ध्रुवीय अभिकर्मक का मतलब हुआ एक ऐसा अभिकर्मक जिसमें नाभिक स्नेही भाग भी होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग भी होगा। तो ध्रुवीय अभिकर्मक का मतलब है इसमें नाभिक स्नेही भाग भी है, नाभिक स्नेही भाग भी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग भी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग भी है, Ap+ और Nu-। इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब हो गया कि जब किसी क्रियाकारक की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ करवाई जाएगी तो उस ध्रुवीय अभिकर्मक का जो नाभिक स्नेही भाग होगा उस क्रियाकारक से पहले जुड़ेगा। समझो भाई, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जब किसी अभिकारक की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो इस ध्रुवीय अभिकर्मक का जो नाभिक स्नेही भाग होगा इस क्रियाकारक से पहले जुड़ेगा। देखो जुड़ने को तो क्रियाकारक से यानी कि अभिकारक से नाभिक स्नेही भाग भी जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग भी जुड़ेगा, परंतु ध्रुवीय अभिकर्मक का जो भाग क्रियाकारक से या अभिकारक से पहले जुड़ता है उस आधार पर योगात्मक अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं। यदि इस ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग इस क्रियाकारक से पहले जुड़ेगा तो इसको क्या बोल दी जाएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और देन उसके अगले वाले पद में क्या होगा, जो बचा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है वो भी किससे जुड़ जाएगा, आपका क्रियाकारक या अभिकारक से जुड़ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और जो कीटोन है कौन से अभिक्रिया देते हैं, मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। बात को समझो, कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो उस ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग कार्बोनिल यौगिकों से पहले जुड़ेगा। देन उसके अगले वाले पद में क्या होगा, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग कार्बोनिल यौगिक से बाद में जुड़ जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई आपने कार्बोनिल यौगिक लिया, कार्बोनिल यौगिक, इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया आपने करवाई ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ, ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ। तो देखो इस कार्बोनिल यौगिक से इस ध्रुवीय अभिकर्मक के दोनों ही पार्ट जुड़ेंगे, नाभिक स्नेही भाग Nu- और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है वो भी जुड़ेगा।
परंतु जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो ध्रुवीय अभिकर्मक का जो नाभिक स्नेह भाग है ये कार्बोनिल यौगिकों से पहले जुड़ेगा, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेह भाग है ये सेकंड वाले पद में कार्बोनिल यौगिकों से जुड़ जाएगा। जो भाग ध्रुवीय अभिकर्मक का जो भाग क्रियाकारक से पहले जुड़ता है उस आधार पर योगात्मक अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं। यदि इस ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेह भाग कार्बोनिल यौगिक से पहले जुड़ा, इसलिए इसको हमने क्या बोला, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बोल दिया। जुड़ने तो दोनों ही है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेह भाग भी जुड़ना है, नाभिक स्नेह भाग भी जुड़ना है, परंतु कार्बोनिल यौगिक से ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेह भाग पहले जुड़ता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। देखो भाई रिएक्शन को समझते हैं। मान लो आपके पास ये कोई कार्बोनिल यौगिक हो सकता है, आपका ये आपका कार्बोनिल यौगिक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ, ये आपका कोई पोलर रिएजेंट है। देखो पहले क्या होगा, हम जानते हैं कि जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज़्यादा है, और हम जानते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बंध के इलेक्ट्रॉन उसी एटम की ओर चले जाते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन से ज़्यादा है तो इस ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है भाई। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, जब तक किसी अभिकर्मक का पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक योग होने की कोई संभावना है नहीं, यानी कि पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। और इस पोलर रिएजेंट में इस ध्रुवीय अभिकर्मक के दोनों भाग हमारे पास हैं, नाभिक स्नेह भाग भी है NU- और आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेह भाग है E+, ये भी, इसको ब्रेक करेंगे तो E+ और NU-। अब हमें पता है इस कार्बोनिल यौगिक से इस ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेह भाग किससे जुड़ेगा, इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से पहले जुड़ जाएगा। देखो भाई ये तो पाई बॉन्ड टूट गया, इसे जोड़ दिया हमने पहले NU-, देन इसके बाद ये क्या बना, स्पीसीज बनी भाई, नेगेटिव स्पीसीज। अब जो स्पीसीज बनी हुई है इस पर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेह है ये अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OE, और ये क्या बन गया भाई, NU। इसी उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक उत्पाद बोलते हैं भाई। इस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक उत्पाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अर्थात जब किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो उस ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेह भाग कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर पहले जुड़ता है तथा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेह भाग होता है वो दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ये थी कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब यदि हम तुलना करें, देखो जी, अब हम तुलना करें कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन अधिक क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। एल्डिहाइड और कीटोन में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होगा, इसको समझते हैं। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड और कीटोन की जो क्रियाशीलता का क्रम है उसको समझिएगा भाई। अब एक बात इसमें से ध्यान रखिएगा भाई, हम नॉर्मल बोल देते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों की जो क्रियाशीलता होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति वो क्या होती है, कीटोन से ज़्यादा होती है। एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझिएगा भाई, एल्डिहाइड जो होते हैं एल्डिहाइड जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं कीटोनों से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोनों से ज़्यादा होती है। इसके दो प्रमुख कारण हमारे पास हैं। एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोनों से ज़्यादा होती है। इसके दो प्रमुख कारण हमारे पास हैं। एक तो कारण है भाई एल्किल समूह का
एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरा है त्रिविम बाधा, त्रिविम। एक तो है द इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड द सेकंड है आपके पास त्रिविम बाधा। देखो भाई आगे समझते हैं। मान लो ये आपका कोई एल्डिहाइड है RCOOH और एक हमने ले लिया कीटोन RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इधर भी यार भाई ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति इन कीटोनों से। अब इसमें पहला कारण हम देखेंगे एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब बात को समझिएगा, हम किस अभिक्रिया के प्रति इनकी तुलना करना चाहते हैं भाई, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। और हमको पता है कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका नाभिक स्नेही है वो इस कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर अटैक करता है और आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से कब अटैक कर पाएगा, जब इस कार्बन परमाणु पर उसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यानी कि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, आने वाला नाभिक स्नेही उतनी ही आसानी से इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर होगा, वो उतनी ही जल्दी से इस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा। यानी कि अब हम देखना चाहते हैं कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, या कीटोन का जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। मान लो भाई ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये हमने बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया इस पर। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया थोड़ी देर के लिए मान लो, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया। अब बात क्या है कि एल्डिहाइड में तो केवल एक ही एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह का ही क्या होगा, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। बट कीटोन में क्या है, दो एल्किल समूह है, इसका भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा और इसका भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा। तो कीटोन में दो एल्किल समूह होने के कारण दोनों एल्किल समूह का क्या लगता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। यानी कि जो एल्किल समूह है अपना धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं, इस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, कम। जबकि एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह है, इस एक एल्किल समूह का ही क्या होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो एक एल्किल जो समूह है इतने पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर पाता। यानी कि हम अगर समराइज करें इसको, तो एल्डिहाइड का जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु, इस पर धनात्मक आवेश की मात्रा कीटोन के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से क्या होती है, ज्यादा। तो हम नॉर्मल बोल देते हैं कि एल्डिहाइडों की जो क्रियाशीलता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति किससे ज्यादा होती है, कीटोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश की जो मात्रा है कीटोन के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से क्या होती है, ज्यादा। अतः जो आने वाला नाभिक स्नेही है वो एल्डिहाइड पर जल्दी से अटैक करता है और योगात्मक उत्पाद का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा इसका दूसरा कारण क्या है भाई, दूसरा इसका कारण है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा में क्या है भाई, एल्डिहाइड में तो केवल एक एल्किल समूह होता है, तो आने वाला जो नाभिक स्नेही है आसानी से इस पर अटैक कर देता है। परंतु कीटोन में दो एल्किल समूह होने के कारण जो एल्किल समूह है इस कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु को क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको बिल्कुल घेरे हुए रखते हैं। तो आने वाला जो नाभिक स्नेही है इस कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर अटैक नहीं कर पाता। अतः यहाँ से भी क्या मिलती है हमको, कीटोनों की क्रियाशीलता कम मिलती है, किसकी तुलना में, एल्डिहाइड की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। इसके दो कारण हमने पढ़े, एक एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा पढ़ा भाई इसकी त्रिविम बाधा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं जो इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, इनके कुछ एग्जाम्पल। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण है भाई इनके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल है उनको समझिएगा। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ अभिक्रिया के साथ, समझिएगा भाई। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में जो पहला उदाहरण है वो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। अब हम क्या करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों की इस NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। मान लो ये आपका कोई कार्बोनिल यौगिक है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई NaHSO3 के साथ, तो देखिएगा हमको यहाँ से क्या मिलेगा भाई, एक मिलेगा H+, एक मिलेगा हमको SO3 Na नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा अपना, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो भाई कार्बोनिल यौगिकों में जब कार्बोनिल समूह के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो हम जानते हैं कार्बन की जो विद्युतनता है, इनकी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से कम है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ज़्यादा होती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब जो H पॉजिटिव है तो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और SO3 यानी किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो भाई कार्बन से जुड़ा आपने SO3 Na और ये क्या हो गया OH, तो ये क्या बन गया हमारा योगात्मक उत्पाद बन गया भाई, योग उत्पाद बन गया। ठीक है जी, तो जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया हुई तो आपका इस प्रकार से योगात्मक उत्पाद बन सकता है। ठीक है, अगली रिएक्शन समझिएगा भाई। अगली रिएक्शन है कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, वो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन है भाई, दूसरा एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, साइनाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स HCN के साथ अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या बात आपको याद रखनी भाई, जब कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब आपकी जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक जब आपके कार्बोनिल यौगिक हैं इस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भाई, साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। अभी जो साइनोहाइड्रिन बना हुआ है, इस साइनोहाइड्रिन का अगर हम जलावघटन करवा दें, इसका क्या करवा दें, जलावघटन करवा दें तो हमको यहाँ से मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। साइनोहाइड्रिन का जलावघटन करवाने पर क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। देखो भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन मिलेगा, और इस साइनोहाइड्रिन का जब आप जल अपघटन करवाओगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। अब देखिएगा भाई रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन कैसी होगी। देखिएगा आपका मान लो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड एक पोलर रिएजेंट है, ध्रुवीय विकर्मक है, तो देखो इससे क्या मिलेगा हमको H+ और Cn-। ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, H+ जुड़ेगा किससे भाई, ऑक्सीजन से, Cn- जुड़ेगा कार्बन से, और ये हमारे क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। ये हो गया Cn
और ये हो गया OH। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये बन गया भाई आपका साइनोहाइड्रिन। यानी कि एक बात तो विशेष रूप से याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइनोहाइड्रिन क्या है, देन इसके बाद पूछ सकता है कि साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करवाने पर कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो पहले तो ये समझ लो साइनोहाइड्रिन बनता कैसे है? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया। अब कार्बोनिल यौगिक में दोनों ही आ जाएंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। अभी जो बना हुआ साइनोहाइड्रिन है इसका हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। देखो भाई साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करवाने पर ये हमारा अब देखो यहाँ पे आप H और H लगा सकते हैं, एक H और एक कोई सा भी एल्किल समूह लगा सकते हैं, या दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं? दो एल्किल समूह, जैसे CH3 इधर भी लगा दिया CH3 और ये OH इधर, और ये क्या बन गया? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही होता है भाई, नाइट्रोजन। इसका करवाया हमने जल अपघटन, जल अपघटन करवाया। अब देखो इसका करवाएंगे पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं उनको देखो, 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो हमें 3 जल के अणु आप लोगों के काम में। अब 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो तीनों बॉन्डों को ब्रेक करो आप। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां 3 बॉन्ड बने हुए थे, तीनों को ब्रेक कर दिया। अब देखो नॉर्मल सोचने की बात क्या है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब एक जल के अणु से हमको एक H+ मिलता है और एक OH- आयन मिलता है। तो हमारे पास 3 जल के अणु हैं तो 3 जल के अणु से हमको 3 H+ मिलेंगे, 3 OH- आयन मिलेंगे। अब जो 3 OH हैं वो तो जुड़ेंगे कार्बन से, और ये 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिल क्या बन जाएंगे भाई? अमोनिया NH3। ये अमोनिया से बाहर निकल जाएगा NH3, अमोनिया बाहर निकल जाएगा भाई। और इस कार्बन से कितने OH जुड़ जाएंगे? 3 OH जुड़ जाएंगे। देखो भाई कार्बन से 3 OH कैसे जुड़ेंगे? देखो CH3 C, ये OH, नीचे क्या है भाई? CH3 है, और इस वाले कार्बन से आपने 3 OH जोड़ दिए, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। अब एक बात को दिमाग में रखना कि यदि एक ही कार्बन से, सुनना भाई, यदि एक ही कार्बन से एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से यदि एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड कैसे होता है? अनस्टेबल होता है, वहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या एक ही कार्बन से 3 OH जुड़े हैं, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, H2 को बाहर निकला, और जिन दो परमाणुओं के बीच से, जिन दो परमाणुओं की 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे उन्हीं के बीच में हमको क्या लगा देना है? एक पाई बॉन्ड लगा देना है। तो देखिएगा भाई यहाँ से कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH3 CH3 OH तो है ही, और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक नीचे क्या है? OH। अब देखो इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बोला? ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, ये आपका हाइड्रोक्सी है। तो इस COOH से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन पर क्या है? हाइड्रोक्सी समूह है। ये COOH समूह है, इस COOH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसी को हम क्या बोलते थे? ये जो कंपाउंड है ये लैक्टिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? देखो अगर थोड़ा ढंग से अरेंज करें तो इसको, नहीं ये लैक्टिक अम्ल नहीं है, सॉरी भाई ये लैक्टिक अम्ल नहीं है, इसको सिंपल हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो इस टाइप का होता है भाई, COOH, इधर CH3, इधर OH और इधर H। यानी कि अगर दोनों CH3 में से एक तरफ हम H लगा दें तो इसी कंपाउंड को क्या बोल देंगे हम? लैक्टिक एसिड। जो आपका ये आपका क्या है? क्रिल कार्बन है। क्रिल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या अलग अलग समूह से पूरी होती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लैक्टिक अम्ल बोल देते हैं। देखो भाई अगली रिएक्शन देखते हैं हम।
अगली रिएक्शन है भाई किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। इसकी जो थर्ड रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अब देखो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब समझ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX। देखो यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, सुनो भाई ध्यान से, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किसके साथ की जाएगी, RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ की जाएगी। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ की जाएगी तो पहले बनेगा योगा